तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, यानी कि कोई भी व्याधि हो उसके त्रिविध हेतु होते हैं। ठीक है, तो उन व्याधियों के त्रिविध हेतुओं का वर्णन हमें करा गया है संक्षेप में दीर्घम जीविती अध्याय में। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो मेन चीज़ है हेतु, उसका वर्णन तो आप देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर है व्याधि नाम द्विविध आश्रय। अब जैसे हम ये तो पढ़ लेते हैं कि हाँ ये व्याधि है वो व्याधि है, लेकिन व्याधि का आश्रय क्या है एक्चुअल में। ठीक है, उसका वर्णन हमें कहाँ मिलेगा, पहले अध्याय में। आरोग्यस्य हेतु, यानी कि आरोग्य का हेतु क्या है, आत्मा के क्या लक्षण हैं, त्रिविध शारीर दोष संग्रह। अब जो हम पढ़ते हैं वात पित्त कफ, उनका संक्षेप में वर्णन यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। मानस दोष, यानी कि जो रज और तम हम पढ़ते हैं उसका वर्णन मिलेगा। दोषाणाम प्रशमन उपाया। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो मेनली ट्रीटमेंट क्या रहता है, हम क्या पढ़ते हैं कि दोष आदि बढ़ गए हैं, उन्हीं दोषों का हमें क्या करना है, शमन करना है। तो उन दोषों का शमन कैसे करा जाए, उसका एक बेसिक सिद्धांत हमें पहले चैप्टर में देखने को मिलेगा। वायो गुणा तत्प्रशमनानि चौ, यानी कि वायु के क्या गुण हैं, वायु का शमन कैसे करा जाता है, पित्त के क्या गुण हैं, उसके पित्त के अगर कोई गुण बढ़ जाता है तो उसका शमन कैसे करा जाएगा। श्लेष्मा, यानी कि कफ दोष के क्या गुण हैं, अगर कफ दोष बॉडी में बढ़ जाए तो उसका शमन कैसे करा जाएगा। इसका वर्णन भी हमें कहाँ मिलता है, हमारे दीर्घम जीवितीय अध्याय में। फिर क्या बताया है, विकाराणाम विनिवृत्ते उपाया, यानी कि हमें रोग ना हो उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसका वर्णन हमें मिला है दीर्घम जीवितीय अध्याय में। अब जैसे कि कल जब हमने एक बेसिक अपनी क्लास ली थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कोई दोष बॉडी में बढ़ गया है तो हम उसकी चिकित्सा के लिए क्या करते हैं, द्रव्य यूज़ करते हैं। द्रव्य में हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट का कोई एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं या फिर कोई काष्ठ औषधि यूज़ करते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसके रस गुण वीर्य विपाक, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो रसों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका वर्णन भी आया है हमारे इस दीर्घम जीवितीय अध्याय में। रसस्य लक्षणम, यानी कि रस का क्या लक्षण है, उसके रस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा रस कौन से दोष का शमन करता है, कौन से दोष का प्रकोप करता है, इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। प्रभाव के भेद से द्रव्य के कितने भेद हैं, उत्पत्ति भेद से द्रव्य के कितने भेद हैं। अब देखिए बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि जो द्रव्य गुण हैं, जो लोग द्रव्य गुण से पीजी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं। ठीक है, जबकि आप एक्चुअल में देखने जाएंगे तो जो द्रव्य गुण से पीजी कर रहा है एक्चुअल में सबसे ज़्यादा क्लिनिकल तो वो ही कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपके पास पेशेंट आएगा, पेशेंट अपनी व्याधि लेकर के आएगा, आप उसकी चिकित्सा किससे करोगे, द्रव्य से करोगे। ठीक है, द्रव्य से करोगे, यानी कि अगर आपने द्रव्य गुण में पीजी करी है तो आपको तो उससे हेल्प मिलेगी ना, आपके लिए तो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उस द्रव्य के प्रभाव भेद से कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति भेद से कितने भेद होते हैं, ठीक है, उसका वर्णन हमें मिला है यहाँ पे दीर्घम जीविती अध्याय में। फिर जांघम द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य हैं। जांघम में आपने देखा होगा कि जो हमें एनिमल सोर्स से चीज़ें मिलती हैं, पार्थिव में यानी कि क्या, जो हमें खनिज वगैरह मिलते हैं, जैसे लौह का हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिस में, है ना, अभ्रक का हम यूज़ करते हैं, ये सब किस में आते हैं, पार्थिव में ही आ गए। चतुर्विध औद्भिद द्रव्य हो गए। ठीक है, जंगम आदि प्रशस्त द्रव्य कौन से हैं, फिर 16 प्रकार के मूलिनी द्रव्य, 19 प्रकार के फलिनी द्रव्यों का वर्णन, 4 प्रकार के महास्नेह यानी कि घृत, तेल, वसा, मज्जा। आपने देखा होगा कि वात का शमन करने के लिए, पित्त का शमन करने के लिए, कफ का शमन करने के लिए हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, वात का अगर शमन करना है तो तेल का यूज़ कर लो, पित्त का शमन करना है तो घृत का यूज़ कर लो, कफ का शमन करना है तो मधु का यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो महास्नेह हमें बताए हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा, तो उनका यूज़ भी तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि पहला चैप्टर आपको ओवरऑल क्या देता है, एक आपका माइंडसेट बनाता है
कि अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आयुर्वेदिक तरीके से आयुर्वेदिक वे से आपको किस तरीके से उसका निदान करना है, कैसे आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द वैद्य क्या बोलते हैं कि अगर आपने सूत्र स्थान अच्छे से पढ़ा है तो आपको चिकित्सा स्थान पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आप सूत्र स्थान से ही आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ले करके अपनी चिकित्सा अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। वो हम क्यों कर पाते हैं, इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जब हम सूत्रीय स्थान का एक एक श्लोक पढ़ते हैं तो हमें हर श्लोक में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ हमें ट्रीटमेंट उसमें मिलता है। जैसे जैसे हम आगे के एक एक चैप्टर लेंगे तो आपको पता चलते रहेगा कि कैसे हम बेसिक बेसिक चीज़ों से भी पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हम गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर हैं या फिर हम गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हैं और हमारे पास इतने अमाउंट में मेडिसिन है नहीं, ठीक है, और हमें पेशेंट को रिलीफ भी देना है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हमारे काम आती हैं, ठीक है। जैसे सिंपली अगर हम बात करें, अगर हम किसी ऐसे सेंटर पे हैं और हमारे पास पेशेंट आता है मूत्र अवरोध का, ठीक है। मूत्र अवरोध यानी कि क्या, उसका यूरिन जो है वो पास आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी हम वैसे तो उसके हमें निदान निकालने चाहिए कि क्यों उसका नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन में तो पहले हमें पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको रिलीज़ करना है ना। उसको यूरिन पास आउट नहीं हो रही यानी कि उसके ब्लैडर में यूरिन भर चुकी है, ठीक है। अब पेशेंट हमारे पास आया, नियर बाय उसको हमें ही मिला ना, हमारे पास क्या है कि कैथेटर नहीं है। जैसे कि होता है कि हम फॉलीस कैथेटर लगाते हैं और वैसे ही ऑन द स्पॉट पेशेंट की यूरिन निकाल देते हैं, ये तो हुआ एलोपैथ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम हैं, अब हमारे पास फॉलीस कैथेटर है नहीं क्योंकि हम कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमें क्या करना है उस टाइम पे, अगर हमने संहिता पढ़ी होगी तो हमें पता होगा कि मूत्र का अवरोध अगर होता है तो उसके पीछे कारण होता है हमारा वात दोष। और वात दोष को बैलेंस करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एक तो स्निग्ध चिकित्सा होती है, स्नेहन चिकित्सा होती है और स्वेदन चिकित्सा होती है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लोकली उसका जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है यानी कि ब्लैडर वाला जो एरिया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी मेडिकेटेड ऑयल से, या फिर अगर कोई मेडिकेटेड ऑयल हमारे पास नहीं भी है तो सिंपल ऑयल से हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे, यानी कि उसका अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग करेंगे तो क्या होगा, लोकली स्नेहन होगा, स्नेहन से क्या होगा, वात का शमन होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वेदन करेंगे। स्वेदन हम किसी भी फॉर्म का कर सकते हैं, अवगाह स्वेद हम कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल से जो स्वेद होता है वो हम कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ऑन द स्पॉट ही उसका जो यूरिन बैग यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ था वो क्या होगा, उसको यूरिन रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही हम उसे क्या करवा सकते हैं, अवपीड़न घृतपान उसे हम करा सकते हैं। अवपीड़ घृतपान का मतलब क्या है कि अच्छे खासे अमाउंट में हम उसे क्या कराएंगे, घृतपान कराएंगे। तो घृतपान से क्या होगा, क्योंकि घृत में स्नेह है तो क्या होगा कि स्नेह गुण की वजह से वो वात का शमन करेगा और पेशेंट को यूरिनेशन ऑन द स्पॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ संहिता से पढ़ के ये चीज़ बोल रही हूँ, ये चीज़ जो है मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करी है। और प्रैक्टिकली मैंने किसी और के ऊपर नहीं, अपनी मम्मी के ऊपर ही इस चीज़ को अप्लाई करा है, ठीक है। क्योंकि उनके साथ हुआ क्या था कि अचानक से उनका यूरिनेशन जो था वो बंद हो गया था और ब्लैडर में वो फिल तो हो रहा था लेकिन खुल करके हो नहीं रहा था। वो जा कर के कोशिश भी कर रही थी तो क्या हो रहा था, ड्रॉप बाय ड्रॉप उन्हें हो रहा था, प्रॉपरली हो नहीं रहा था। और ब्लैडर उनका फिलअप होते रह रहा था और ब्लैडर इतना फिलअप हो गया था कि वो फूल गया था बिल्कुल। आप अगर उनका एब्डोमेन अगर हम देख रहे थे तो वो बाहर से प्रॉपर फूला हुआ दिख रहा था, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करा था, स्नेहन स्वेदन ही मैंने उनका करा था और उससे उनको बहुत रिलीज़ मिला था, वो भी ऑन द स्पॉट, ठीक है। मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे भी ये शेयर करा हुआ है बिफ़ोर और आफ्टर की, वो मैं आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर करूँगी। तो आप उस पोस्ट को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कि संहिताओं को पढ़ना अलग बात है और उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना
ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा तब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है, पढ़ने से तो देखिए हम सब लोग पढ़ते ही हैं। हमें क्या है कि एक पूरे कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ना है और कॉन्फिडेंट के साथ उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है कि हाँ, संहिता में लिखी है ये बात तो सच होगी ही होगी, ठीक है। और अगर वैसा करने के बाद आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो आपने निदान गलत करा हुआ है या फिर आपने जो चीज़ करने के लिए बोली गई थी वो सही से अप्लाई नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि संहिता में लिखी हुई कोई भी बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ऐसा मतलब मेरा विचार है, हो सकता है आप लोग के विचार दूसरे हों, लेकिन मेरे लिए तो मेरी संहिता ही सब कुछ है, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ अगर लिखी है कि हाँ, इस चीज़ को करने से ऐसा होता है तो 100% मुझे विश्वास है कि हाँ, ऐसा होता ही होगा। और अपने पेशेंट्स में मैं वो यूज़ करती भी हूँ और मुझे रिज़ल्ट मिलता भी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि पहले चैप्टर में हमें क्या बताया है, 4 प्रकार के स्नेह के बारे में बताया है, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें फर्स्ट ईयर से पता रहता है कि घृत जो है वो पित्त का शमन करेगा और तेल जो है वो वात का शमन करेगा, मधु जो है वो कफ का शमन करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन घृत, तेल और मधु ये तो हमारे पास इजीली अवेलेबल रहते ही हैं, हर पेशेंट के ये घर में भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कभी इमरजेंसी हुई, पेशेंट ने आपको कॉल करा कि मैम ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, तो आपने अगर उसका डायग्नोस करा वात पित्त कफ यानी कि अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आपने उसका निदान करा तो आप उसे घर पे ही उसको उसकी चीज़ों का सल्यूशन आप करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत से बार हम लोग के मन में ये विचार रहता है ना कि यार आयुर्वेद में क्या है कि इमरजेंसी के लिए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में भी इमरजेंसी के लिए चीज़ें हैं, बस ये है कि हमें उनको अप्लाई करना नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पे इमरजेंसीज नहीं हुआ करती थी, है ना, हुआ तो करती थी, ठीक है। और उस चीज़ को वो अप्लाई भी करते थे। वो तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने क्या करा कि अपनी संहिताओं को साइड करा और एलोपैथ पढ़ना स्टार्ट करा और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करनी स्टार्ट करी। अगर हम अपनी संहिता को लेकर के उसमें दी हुई चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते तो हमें रिज़ल्ट तो मिलता ही। अब जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि विद्य कर्म है, अग्नि कर्म है, पेन मैनेजमेंट में कितना अच्छा रिजल्ट वो दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि वो चीज़ें संहिताओं में थी तो पहले से ही, लेकिन धीरे धीरे करके प्रैक्टिशनर्स ने क्या करा कि उसको इवॉल्व करा, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करा तो उन्हें रिज़ल्ट मिले, है ना। तो ऐसे ही जब आप संहिता पढ़ेंगे खुद से भी तो आपको भी क्या है कि नई नई चीज़ें प्रैक्टिस में यूज़ करने के लिए मिलते ही रहेंगी, ठीक है। फिर ये बात हुई चतुर्विध स्नेह की। फिर उन्होंने बताए हैं पंचविध लवणानाम, यानी कि 5 प्रकार के लवण का वर्णन करा है, जिसमें सेंधा नमक आ जाएगा, काला नमक आ जाएगा, सामुद्री नमक आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 5 प्रकार के लवण आएंगे। और जब आप अंदर जा कर के ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार कि मतलब हमारे पास तो बिल्कुल खजाना है संहिताओं में, हम बस उन्हें गो थ्रू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर है अष्टविध मूत्राणाम, यानी कि 8 प्रकार के मूत्र बताए गए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आयुर्वेद का मजाक बनाते हुए क्या कहते हैं कि यार आयुर्वेद में है ही क्या, सिर्फ एक गौमूत्र ही तो है, कि तुम तो हर किसी को गौमूत्र देते हो ना। ऐसा शायद इंसिडेंस आप लोग के साथ हुआ हो या फिर आपने सोशल मीडिया पे कभी देखा हो कि लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेद मतलब गोमूत्र, आयुर्वेद मतलब गोदूध, आयुर्वेद मतलब सिर्फ चूरन चटनी। लेकिन आप लोग उन लोग का आंसर तब कर सकते हो जब आपने खुद से आयुर्वेद को पढ़ा हो और उसे एक्सेप्ट करा हो। लो समाज में तो क्या है, सिर्फ गौमूत्र के बारे में है कि आयुर्वेद में गौमूत्र का बहुत यूज़ होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आयुर्वेद ने तो हमें 8 प्रकार के मूत्र बताए हैं। गाय का भी बताया है, भैंस का भी बताया है, ठीक है, ऊँट का भी बताया है, अजा का भी बताया है, भेड़ का भी बताया है। लेकिन लोगों ने क्या करा, मजाक बनाने के नाम से सिर्फ गाय के मूत्र को ही करा। तो जो लोग मजाक बनाते हैं ना तो उन लोग को आप आंसर कर सकते हैं कि आयुर्वेद में सिर्फ गौमूत्र नहीं बाकी के मूत्रों का भी वर्णन करा गया है। और वो क्या है कि एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बेस पे ही वो यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अष्टविध क्षीराणाम, यानी कि 8 प्रकार के आपको दूध बता दिए हैं, ठीक है। आप देखेंगे जब आप इन दूधों के गुण पढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास कभी कोई गरीब पेशेंट आता है, गरीब पेशेंट से मेरा मतलब ये है कि जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसकी डाइट के अकॉर्डिंग, उसके घर पे जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो चीज़ें वो अफोर्ड कर सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में ही बकरी पालते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं अपने घर में गाय पालते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के गुण पता होंगे तो आप पेशेंट को क्या है कि ईज़िली इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई राज्यक्षमा का पेशेंट आता है और वो बहुत गरीब है, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ का पेशेंट आता है, ठीक है, आप उसे मेडिसिन मेडिसिन वो कहता है कि नहीं, कि मैं मेडिसिन ले ही नहीं सकता, चाहे आप मुझे कितनी सस्ते से भी सस्ती दे दो, ठीक है। तो आप सिंपली उसे क्या बता सकते हो, छत्तीसगढ़ का पेशेंट हो या फिर राज्यक्षमा का पेशेंट हो, कि आप क्या करो कि आप अजा के दुग्ध का सेवन करो, ठीक है। वो चीज़ क्या है कि उसके घर पे ही उसे अवेलेबल हो जाएगी इजीली। और जब उसे अजा के दुग्ध से ही जब उसे अपनी बॉडी में चेंजेस आने लग जाएंगे तो वो आपके पास आएगा ही कि हाँ, कि मुझे अब मेडिसिन भी दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हम पे डिपेंड करती हैं कि हम किस तरीके से इनका यूज़ करें। जब आप पढ़ेंगे अजा के दुग्ध के बारे में, तो आप देखेंगे कि रक्त अतिसार में उसका बहुत अच्छा यूज़ आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे संहिता को तब आपको समझ आएंगी। फिर है क्षीर आश्रया त्रयो वृक्षा तेषाम कर्म च, यानी कि जो जैसे कि क्या बोलते हैं कि फिर उन्होंने क्या बताया है, षड शोधन वृक्षों का वर्णन करा है, जिसमें कि उन्होंने क्षीरी वृक्ष लिए हैं। उन क्षीरी वृक्षों में क्या है, अर्क है, स्नूही है, असमंतक है। आपने देखा होगा कि जब आप कभी वॉक पे निकले या फिर कहीं घूमने के लिए निकले तो आपको अर्क तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और अर्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनको हम कैसे चिकित्सा में यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब हम पढ़ेंगे दीर्घम जीविते अध्याय का ये वाला श्लोक, ठीक है। फिर उसके बाद है कि फिर उन्होंने क्या बोला है, औषधि नाम नाम रूप उपयोग ज्ञाने गुणा, यानी कि फिर उन्होंने ये बताया है चरक ने कि कोई औषधि है तो उसका नाम जानना, उसके रूप के बारे में जानना, वो उसके गुण जानना, उसका ज्ञान होना हमें क्यों ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने बोला है ना कि आप ग्वालों के बीच में रहिए, ऐसे लोगों के बीच में जाइए जिनको वनस्पति की नॉलेज हो, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि भिषक बुभूषो कर्तव्यम। भिषक बुभूषो कर्तव्यम का मतलब क्या है कि एक जो चिकित्सक है, एक जो भिषक है, वैद्य है, उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की जो एक भूख है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो चिकित्सा करने का जो कर्म है उसके प्रति उसके अंदर कभी भी एक आलस नहीं आना चाहिए। जैसे होता है ना कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, है ना, 60 70 साल के हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब से वो लोग रिटायर हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी इवनिंग के टाइम की ओपीडी कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, एक उनका डेडिकेशन ही तो है। तो उसी के लिए चरक ने बोला है भिषक बुभूषो कर्तव्यम, यानी कि एक चिकित्सक का जो कर्तव्य है, चिकित्सा कर्म, उसकी जो भूख है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि इतने साल मैंने प्रैक्टिस कर ली तो चलो अब मेरे पास बहुत पैसा आ गया कि अब मैं नहीं करूँगा, या फिर हमने यूजी करा, यूजी के बाद हम पीजी में एडमिशन हमने ले लिया तो पीजी करके हमें क्या लगा कि चलो कि अब तो मेरा टीचिंग वाले फैकल्टी में हो चुका है तो अब मैं चिकित्सा नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संहिताकार हमसे बोल रहे हैं कि आप चिकित्सा करो, कि हमने ये जो ग्रंथ लिखे हुए हैं ये हमने आपके चिकित्सा के पर्पज़ से लिखे हैं, ये इस पर्पज़ से नहीं लिखे हैं कि क्लास में आप बच्चों को ये पढ़ाएं कि हाँ वात पित्त कफ ये हैं, ये होता है वो होता है। हमने ये बनाए हैं जिसका यूज़ करके आप क्या कर सको, चिकित्सा कर सको। पेशेंट आपके पास आए, रुग्ण आपके पास आए तो आप रुग्ण को रोग मुक्त कर सको। तो इसीलिए आपके अंदर की वो जो भूख है चिकित्सा कर्म करने की वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए।
फिर क्या कह रहे हैं, युक्तस्य भेषजम लक्षणम, यानी कि लास्ट में फिर जब चैप्टर एंड कर रहे हैं चरक दीर्घम जीवित अध्याय, तो वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि युक्तिपूर्वक भेषज यूज़ करने के क्या आपको बेनिफिट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कुछ भी मेडिसिन उठा करके कुछ भी योग बना करके दे दिया। एक युक्तिपूर्वक चिकित्सा करने का क्या बेनिफिट होता है वो आपको बता रहे हैं। फिर आपको भिषक के क्या लक्षण होने चाहिए ये बता करके उन्होंने पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म करा है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा दीर्घम जीविती अध्याय की, हमने सिर्फ इंडेक्स देखी और इंडेक्स पढ़ के आई थिंक आपको कुछ थोड़ा पता चला हो कि पहला चैप्टर भी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ना, उसका बेसिक हमें सीखना है, तो पहला चैप्टर हमारे लिए कितना मायने रखता है। ठीक है फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर की इंडेक्स हम देखेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। ठीक है, तो अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में उन्होंने क्या करा है, इसके लिए हम देखेंगे टीका। ठीक है, कि दीर्घम जीविती अध्याय के बाद अपामार्ग तंडुली क्यों दिया, क्यों उन्होंने आरगवदी अध्याय नहीं दिया, क्यों उन्होंने षड्विरेचन शत आश्रिति अध्याय नहीं दिया तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वॉइस का कोई डिस्टरबेंस होगा तो आप बताइएगा। तो देखिए दीर्घम जीविती अध्याय के बाद क्यों हमें अपामार्ग तंडुलीय अध्याय दिया, उसके पीछे रीज़न क्या है उसको हम समझेंगे। अपामार्ग तंडुलीय अध्याय के पहले दूसरे श्लोक की जो टीका है उसको पढ़ के क्या कह रहे हैं, दीर्घम जीवितीय मूलिनीयश्च फलिनीयश्च पंचकर्म अंगभूता उक्ता अपराणी च पिप्ली मरीच प्रभृतानि पंचकर्म साधनानि सन्ति तत् पंचकर्म प्रभृति विषयो अपि तत्र न उक्त तेन अनंतरम शेष पंचकर्म उपयोगी द्रव्य पंचकर्म प्रवृत्ति विषया अभिधायको अपामार्ग तंडुलियो अभिधीयते। यानी कि क्या कह रहे हैं कि दीर्घम जीविती अध्याय में हमने क्या करा, पंचकर्म के जो अंगभूत है यानी कि पंचकर्म से रिलेटेड हमने कुछ कुछ द्रव्यों का वर्णन करा, मूलिनी द्रव्यों का वर्णन करा, फलिनी द्रव्यों का वर्णन करा। ठीक है, जब हम चैप्टर पूरा लेंगे तो तब उसमें हम देखेंगे कि मूलिनी द्रव्य जो हमने पढ़े थे कि 16 होते हैं, फलिनी 19 होते हैं, तो उसमें से कुछ द्रव्य जो होते हैं वो वमन कराते हैं, कुछ विरेचन कराते हैं, कुछ सिरोविरेचन के लिए यूज़ होते हैं, कुछ बस्ती के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, मूलिनी फलिनी द्रव्यों के रूप में हमने क्या करा कि दीर्घम जीविती अध्याय में पंचकर्म से रिलेटेड कुछ कुछ द्रव्यों का वर्णन करा। ठीक है, अब उनसे अलग पिपली मरीच ऐसे जो दूसरे द्रव्य हैं जो कि पंचकर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनका वर्णन हमने वहाँ पे नहीं करा था, इसीलिए पंचकर्म में यूज़ होने वाले द्रव्य और पंचकर्म के विषय में बताने के लिए हमने क्या करा है कि दीर्घम जीविती अध्याय के बाद अपामार्ग तंडुलीय अध्याय का वर्णन हमने यहाँ पे करा है कि पंचकर्म में जो बाकी के द्रव्य जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो जब आप देखेंगे अपामार्ग तंडुलीय अध्याय की जब आप उसकी इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने क्या दिया है, सिरोविरेचन द्रव्याणि, यानी कि उन्होंने क्या करा है कि सिरोविरेचन द्रव्यों के बारे में बताया है। ठीक है, कि सिरोविरेचन द्रव्य कौन कौन से होते हैं। फिर उन्होंने वमन द्रव्यों का वर्णन करा है, विरेचन द्रव्यों का वर्णन करा है, आस्थापन द्रव्यों का वर्णन करा है, अनुवासन द्रव्यों का वर्णन करा है। ठीक है, इस तरीके से करके उन्होंने पंचकर्म यानी कि वमन विरेचन बस्ती नश्य इसमें आने वाले जो ये पंचकर्म हैं इनमें जो जो द्रव्य यूज़ होते हैं यानी कि जो जो भेषज यूज़ होती है उसका वर्णन उन्होंने करा है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया है, युक्ति ज्ञानस्य गुणा, यानी कि युक्ति का क्या महत्व है उसके बारे में उन्होंने बताया है। फिर इन सब चीज़ों का वर्णन करके
अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में ही उन्होंने क्या करा है, अष्टाविशंति यवागु यानी कि 28 प्रकार की यवागुओं का वर्णन उन्होंने यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब हम 28 प्रकार की यवागुओं के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। अब हिंदी वाली जो इसकी विषय सूची है उसमें आप देखिएगा उन्होंने 28 प्रकार की यवागु में हमें क्या क्या बताया है। दीपनी यवागु बताई है, पाचनी यवागु बताई है, शूलग्नि यवागु बताई है। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या करा है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की यवागुस बता दी हैं, जिसका यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने दीर्घम जीवितीय अध्याय और अपामार्ग तंडुलीय अध्याय की इंडेक्स देखी है सिर्फ। कल हम देखेंगे आरगवदी अध्याय और षड विरेचन सत आश्रितीय अध्याय की इंडेक्स। ठीक है, तो पहले जो है हम इंडेक्स ही लेकर के चलेंगे, जिससे कि हमारा एक पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए, हमें एक एज अ होल हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में पूरी चरक संहिता में क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो आज की अपनी क्लास हम यहीं पे ही एंड करेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी होती है तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। ओके।